राजीव। दोस्तों, गरीबी, बेरोजगारी और असुरक्षा के नए चक्रव्यूह में घिरा हुआ देश एक बार फिर आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। लोगों में आजादी को लेकर उत्साह है, लेकिन बीजेपी इस आजादी पर अपना ट्रेडमार्क लगाने के लिए बेताब दिख रही है। कल लाल किले से मोदी क्या भाषण देंगे, कौन सी पगड़ी पहनेंगे और चाल, हाव भाव, भाषण, बहुत सारी चीजें, इन सब पर हम कल सुबह चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह 7:33 पर नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और उसके बाद उनका भाषण शुरू होगा। तो वो लाइव कवरेज आप देखेंगे डीबी लाइव पर। लेकिन आज मोदी सरकार जिस तरह विभाजन, विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, वो इस बात का सबूत है कि स्वाधीनता दिवस यानी आजादी का जो जश्न है, ऐसे मौके पर मोदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसा करके असल में अपनी कमजोरी को ही दिखा रहे हैं। वैसे मोदी की नाकामी और बीजेपी की कमजोरी दोनों ही लोकसभा चुनावों में सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी दमदारी के साथ बीजेपी को चुनौती देते हुए खड़ी है। अपनी इस बात का खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए आज शाम की, अभी से थोड़ी देर पहले की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, आप पहचान रहे होंगे। शायद आजकल वेशभूषा राहुल गांधी का कुछ और रहता है, तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अचानक देखें तो। लेकिन इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और बीजेपी को ऐसी तस्वीरें जो हैं वो काफी चुभती होंगी, क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति में नाकारा साबित करने की सारी कोशिशें बीजेपी ने की और हर बार खुद नाकारा साबित हो गई। अब राहुल गांधी केवल सांसद नहीं है, आप जानते हैं, वो एलओपी भी हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और हर जगह मोदी से 2 कदम आगे ही दिखाई देते हैं। आप याद कीजिए कि राहुल वायनाड जाकर आए तो फिर मोदी को भी वायनाड जाकर पीड़ितों से मिलना पड़ा। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुए एक और निर्भया कांड पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, जिससे पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को किस तरह राजनीति से ऊपर रखकर काम करने की जरूरत है। आइए जरा उस ट्वीट को दिखाता हूं। राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट लिखते हुए करते हुए, और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में मिले न्याय और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत की जाए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और कोलकाता में जो घटना घटी है उसकी चर्चा आप लोगों ने खूब सुनी है, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी सीएम है वहाँ पे, और बीजेपी वहाँ अपने पैर जमाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं पा रही है बीजेपी, इसीलिए कभी संदेश खाली तो कभी मेडिकल कॉलेज की इस घटना के बहाने बीजेपी ममता को निशाने पर ले रही है, और साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी सवाल बीजेपी उठा रही है, क्योंकि बाहर से ही सही लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन इंडिया गठबंधन को है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि हाथरस तो वो चले गए, लेकिन बंगाल कब जाएंगे। अब राहुल गांधी का यह ट्वीट आ गया है, जिससे मोदी के लिए फिर उलझन बढ़ गई है, क्योंकि अब मोदी को पश्चिम बंगाल के साथ साथ मणिपुर पर भी फिर से घेरा जाएगा। खैर, कांग्रेस की जिस मजबूत दावेदारी की चर्चा हम कर रहे हैं, वो बीजेपी की घेराबंदी ऐसे ही बढ़ा रही है। आज दरअसल बिहार से भी बीजेपी और जेडीयू को झटका लगा है, क्योंकि जेडीयू नेता बिहार में रामजतन सिन्हा ने कांग्रेस में वापसी कर ली है।
रामजतन सिन्हा कौन है और क्या है ये आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आइए उनकी एक बाइट सुन लेते हैं। रामजतन सिन्हा जेडीयू नेता हैं, कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। पटना में क्या कुछ कह रहे हैं जब कांग्रेस में वापसी किया उन्होंने, तो सुनिए जरा। कौन खुश नहीं होगा? आप भी इधर काम में व्यस्त रहते हैं और जब घर जाते होंगे तो खुशी तो मिलती होगी। तो एक सर्विस करने वाला, कोई बाहर रहने वाला जब घर वापस लौटता है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी आज हमको भी है। घर को संवारने के लिए अब आप क्या करेंगे? कितना हमारी जो भी क्षमता है पूरी क्षमता से पार्टी संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे। भविष्य में यदि अलायंस होता है तो आप उसके पक्ष में रहेंगे या अपनी भी राय रखेंगे कि नहीं? उसमें जो पार्टी लाइन रहेगा उसके साथ जाएंगे। और बिहार में सर लगातार हम देख रहे हैं कभी पुल गिरता है, कभी हत्याएं हो रही हैं और डेली बेसिस पे हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है इस समय? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में बिहार का बागडोर है ही नहीं शासन का। वहाँ चंद अफसरों के हाथ में है और उन्हीं के चलते पुल ध्वस्त हो रहे, सब हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो क्या होना चाहिए? क्या राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए तो उनके लिए उचित होगा, अच्छा रहेगा। तो मौकरी बन गए हैं, बिल्कुल क्या बन चुके हैं सर? मौकरी बन गए हैं और क्या। तो रामजतन सिन्हा ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस की कमान बिहार में संभाल चुके हैं, उसके बाद चले गए जेडीयू में और फिर घर वापसी हो गई। रामजतन सिन्हा दिल्ली में आज इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया फिर से और घर वापसी इन्होंने कर दी। चुनावों के वक्त तो दोस्तों एक दल से दूसरे दल में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन इस समय सत्ताधारी दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना यही बता रहा है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और लोगों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ा है। बिहार में तो अगले साल चुनाव हैं, यानी 2025 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन इस साल जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं यानी महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों में बीजेपी के विपक्ष में बैठने के आसार दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। इंडिया गठबंधन की 3 राज्यों में सरकार बनेगी, 3 नहीं बल्कि 4 राज्य कह लीजिए, चारों राज्यों में सरकार बनेगी, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ लाल किले से तीसरे कार्यकाल में झंडा फहराने का श्रेय नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं कल सुबह जब वो भाषण देंगे, लेकिन अपनी कमजोरी छिपा नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष में बैठकर भी दमदार दिख रही है। तो क्या ये देश में बदलते सियासी समीकरण के संकेत हैं? क्या कांग्रेस दमदार वापसी की तैयारी कर रही है? क्या 4 जून के बाद की जो सरकार यहां अब आप देश में देख रहे हैं वो सरकार बहुत लंबा वक्त तक अपने इस शासन प्रशासन को खींच नहीं पाएगी? बहुत कुछ है इस सवाल का जवाब आज तब, जबकि अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर राष्ट्रपति महोदया देश को संबोधित कर रही हैं और इसी बीच यानी देश के नाम संबोधन राष्ट्रपति जी का होता है और इसी बीच आपने देख लिया कि थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी को जितना नाकारा और जितना दूर करने की कोशिश, आप याद कीजिए कि एक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने दिया था एक चैनल को और उसने पूछा राहुल गांधी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कौन राहुल, लेकिन ये राहुल 2 कदम आगे क्यों चलते हुए अब नरेंद्र मोदी को डराने लगे हैं? आगे आगे राहुल गांधी, पीछे पीछे नरेंद्र मोदी क्यों चल रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की दमदार तैयारी का नमूना है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज इस चर्चा में। और आज 14 अगस्त भारत में ये भी इसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में इन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जो घोषणा की थी, उस पर आज बहुत सारे लोग कांग्रेस पर ही चोट प्रहार करने की कोशिश करते रहे। तो कांग्रेस पर प्रहार क्या बीजेपी के नैया पार करा पाएगा? ये सारे सवाल है। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त हमारे साथ